द सेम सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन नंबर 31 था हमारा, है ना, जो करने वाला है। ओके, चलिए कौन पढ़ेगा ये क्वेश्चन 31 का फर्स्ट पार्ट? दो पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ो मेरे। Identify and explain the principle of management which is being violated. Also identify the principle of management that Raj feels should be implemented in the factory. Give any three differences between the principle of management as identified in part 1 and part 2 respectively. यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है जो वहाँ वायलेट हो रही है, उनके बारे में बताना है और बाद में लास्ट में उसका डिफरेंस पूछा। Raj works as a plant superintendent in carpet making factory. In order to complete the export orders on time, the production manager asked him to make the worker work overtime, whereas the finance manager is strictly against this practice because it will increase the cost. यहाँ से ही चल रहा है, कुछ बताओ। Which principle is being violated? Unity of command. See the difference, see the that efficiency, है ना। अगर हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें, हमें पता था, नहीं तो पता नहीं चल रहा था क्या हो कह रहा है, सारा फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन पहले पढ़ के हमें केस एक बार ही कम पढ़ना पड़ता है। अगर ऐसे 15-20 केस स्टडीज वहाँ पे हो तो 15 मिनट हमारे आराम से बच जाते हैं, है ना। और 15 मिनट लगते हैं, बट आप वो 15 मिनट सोचो तो लास्ट वाले होते हैं जब आपका एग्जाम खत्म होने लगता है, 1:15 से लेकर 1:30 बजे तक टाइम बोर्ड का ही है ना। आप वो सोचो 15 मिनट कितने ज़्यादा लगते हैं, 15 सेकंड ही तब तो वो अच्छे लगते हैं, मिनट तो बात की बात है। ठीक, चलिए। Moreover, Raj feels that since the company is manufacturing handmade carpets as well as machine-made carpets, there is a lot of overlapping of activities. Therefore, there should be two separate divisions for both of them, wherein each division should have its own in charge, plans and execution resources. Which principle? Unity of action. तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपका। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड। Answer is unity of command. Also identify the principle of management that Raj feels should be implemented in the factory. Unity of action. यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को बोला था, पहले वाला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करने को बोला। याद रखना ये बातें बीच, है ना। जो होगा क्या, आप वहाँ एक्सप्लेन करोगे जहाँ पूछा नहीं गया होगा, और जहाँ पूछा होगा वहीं नहीं करोगे। नेम एनी टू कंज्यूमर राइट्स आया 3 मार्क्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एज पर एक्ट, ये पूछा गया था और पूरा लिखना था। और नेम एनी टू कंज्यूमर राइट्स, और आपने क्या किया, कंज्यूमर का मीनिंग वन हु कंज्यूम्स द थिंग्स। ऑफ कोर्स ही इज द कंज्यूमर बट ही इज नॉट अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर एक्ट, उसके हिसाब से पूछा हुआ था। और कहा था नेम एनी टू कंज्यूमर राइट्स, सिर्फ नेम देने, उसे हमने आधे पेज में एक्सप्लेन कर दिया। मार्क्स फिर भी नहीं मिले। मार्क्स में कितने मिले? आधा नंबर उसका, आधा दूसरा, 1 नंबर मिला, आधा ही मिला होगा। कंज्यूमर का मीनिंग गलत हो गया, एक्ट के हिसाब से पूछा हुआ है ना। तो पहले पार्ट में उसने कहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ये भी इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। सेकंड में सिर्फ आइडेंटिफाई, और थर्ड में गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 प्रिंसिपल्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला। एक तो उसका मीनिंग का बन जाएगा, है ना, मीनिंग का तो बन जाए, इजीली बनता है। एक तो नंबर हमारा हो गया। और कौन सा बन सकता है? डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। यस, Unity of command prevents dual subordination and unity of direction prevents overlapping of activities. ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट, बिल्कुल ठीक है जी। Unity of command affects an individual and unity of direction affects the whole organization. फॉर्म को इफेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सेम सा। और भी पॉइंट है? ठीक है, ओके। देन यही है, यहाँ भी लिखे हुए। उसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि वो बड़ा क्लियरली उसने लिखा कि जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो कहता था ओवर टाइम ले लो, जबकि फाइनेंस मैनेजर कह रहा है कि पैसे नहीं है, ओवर टाइम मत लो। अगला तो फंस गया नहीं, अगला तो फंस गया, ठीक। और दूसरा था आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है बच्चे। देन इसी का एक और पार्ट, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, ये बतानी है आपने। किसी खास प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा है वो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ओवरऑल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। The importance of principles of management, Harshita. Provide useful insight to manager. Point number 1 और 2 of NCERT. ऐसे ही है ना? Insight to the manager. Explanation आप देख लेना, देखा। Optimum use of this. ये पॉइंट है वैसे बुक में। NCERT में ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट बहुत कॉमन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
ठीक, अगर वहाँ पे है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज भी ठीक ही है। यस Fulfilling social responsibilities. फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, यस। और होली बोल साइंटिफिक डिसीजन, यस, बैलेंस डिसीजन, ठीक है, हाँ जी, Meeting changing environmental requirements. यस, कोपिंग विद ऐसे कुछ था ना, Rapidity of changes. हाँ, मीटिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, ये एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम फॉलो कर रहे हैं, इट बिकम्स इजियर फॉर द मैनेजर कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। और फिर रहता है पॉइंट मैनेजर, हाँ जी, Impacts training and education to the टू द एम्प्लॉइज लिखा है वहाँ पे, फिर मैनेजर थोड़ी training and education. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, क्या कर रहे हैं भाई, कोई पॉइंट है भी और ये एम्प्लॉयज ही लिखा हुआ है, Point तो है. एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में चेक करना, और एम्प्लॉयज ही लिखा हुआ है, ये भी चेक कर लेना, है ना, नहीं चेक कर लो, कोई बात नहीं है, पॉइंट ये बात देखो, अच्छा हाँ, आगे समझाएंगे. आगे सिंगल में होगा, आगे सिंगल में पॉइंट सेम ही लिए होते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकता है सारी थोड़ी सी अलग कर ली, उसने पॉइंट उसने उस सीक्वेंस में वही लिए होती है एनसीईआरटी में लिखी होती है, provides that training and to employees. चलो और भी पॉइंट तो बताइए, नहीं है ही नहीं ना employees ना management. पॉइंट ही नहीं, Management training and education. मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ही मैनेजमेंट के लिए बने हुए हैं, एम्प्लॉयज की यहाँ बात हो नहीं सकती इसलिए, ठीक, जल्दी हम ट्रेनिंग और इसको को ना हम एम्प्लॉयज से रिलेट कर लेते हैं, बट ये प्रिंसिपल सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, गिव एक्सप्लेन एनी 6 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस बहुत वाली है इसके, आपको ज़्यादा पता है, प्लानिंग करते रहते हो और सही नहीं होती, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो ज़्यादा पॉइंट्स पता होंगे सोनाली। लीड्स टू रिजिडिटी, क्या एक्सप्लेन करोगे इसमें, आप कैसे लिखोगे इसको? रिजिडिटी है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, इसका मतलब ये है कि जो बना दिया है प्लान उसी के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। इसी के साथ रिलेटेड पॉइंट एक और है, ऐसा ही यही ऑलमोस्ट यही रीज़न बन रहा है, अगर वो पॉइंट एक्स्ट्रा बुक में लिखा हुआ है तो It stimulates employees' effort. क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिविटी को, इनिशिएटिव को एम्प्लॉय के जो है वो उसको लिमिट कर देता है वो, क्योंकि उसको यस बोस वाले साहब बन जाता है, एम्प्लॉय को बोलते हैं कि ये हमारी प्लानिंग है, ये कर दीजिए काम बस, अगर जो एम्प्लॉय की इनिशिएटिव उसकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है, यस बोस टाइप एम्प्लॉय बन जाते हैं। और कोई पॉइंट प्लानिंग की लिमिटेशंस और टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, does not guarantee success because business is of varying nature, it keeps on changing, so results may vary accordingly. is not a guarantee of success because it has to be implemented, then planning leads to success. प्लानिंग सिर्फ बना लेना जो है वही सक्सेस की गारंटी नहीं है, इसको बाद में आपने इम्प्लीमेंट भी करना होता है। जितना पॉइंट ये सिंपल है ना पारुल आपका, टाइम कंज्यूमिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं इसको, टाइम कंज्यूमिंग तो पता ही टाइम कंज्यूमिंग है, पर क्या लिखेंगे वहाँ पे इट इज बाय टाइम कंज्यूमिंग, उसके बाद सोच पड़ जाए करे क्या, है ना, जो लगते सिंपल होते हैं ना वो कैपिटली जरूर ले लिया करो। अगर वहाँ कहीं 3 मार्क्स में आ गए हाउ प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हमने फंस जाना है, क्योंकि हमने इसको ना वो मतलब कह सकते हैं कि इसको कम किया हुआ है, कोई भी बाकी की है ना, अगर जरूरत पड़ेगी मैटर तो वहाँ कहीं और से लिख देंगे, अगर पूछ ही लिया उसने 3 मार्क्स 4 मार्क्स में एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कोई पॉइंट भी हो वो कैटेगरी होनी चाहिए। लगता होता है कि लिख देंगे आता ही है, 2 साल हो गए अकाउंट्स पढ़ते हुए, 2 तो पढ़ते हैं डेबिट क्रेडिट, कर लेंगे डेबिट टू क्रेडिट, अच्छा वो ही नहीं होता, ना हमारा कभी ट्रायल बैलेंस मिला, ना हमारी कभी बैलेंस शीट मिलती, आजकल भी मिल रही, ना हमारी कभी कैश फ्लो मिल रही, आंसर बुक में दिए हुए हैं वही नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे ना, शुक्र है कि अकाउंट्स में 2 हैं, आप सोचो अगर 3 होती फिर क्या करते, डबल एंट्री बुक कीपिंग ना होता वो ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग होता। और जिसने भी इजाद की अकाउंटिंग शुक्र है उसका, कौन था वो अकाउंटिंग का कौन है, फादर ऑफ इसको बोलते हैं, इसने शुरू की डबल एंट्री बुक कीपिंग, यूका पैक्यूली, इसने क्या बोला, सही जा रही है, बस आप
कोई बुक मत लिखना अकाउंट्स पे, इतना इतनी मेहरबानी कर देना। कहीं आपको ना कहीं बात नहीं, इसने ये राज की थी सोनाली अरोड़ा ने। चलो मैं ये कह रहा हूँ कितना जितना सिंपल वो लगता होता है ना, जब उससे वो लिखने बैठते हैं ना वही नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग है। आप देख रहे हैं यही पॉइंट आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करेगा लिखते हो, ऐसे हो है ना। कॉस्टली अफेयर है ये पॉइंट भी है ना, ये प्लानिंग इज वेरी कॉस्टली, तो यहाँ पे भी अच्छा कॉस्टली है, कॉस्टली समझ तो आ गया, बात तो वहाँ लिखने की है, ओरल नहीं, वहाँ मैटर होना चाहिए अपने पास। और कोई है प्लानिंग की does not work in dynamic environment. डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, ये पॉइंट तनवीर अलग है बेटा। जो आपने कहा था ना डज नॉट गिव गारंटी, वहाँ ये लिखना है, हाँ वहाँ ये लिखना है कि इट रिक्वायर्स इंप्लीमेंटेशन आल्सो। सिर्फ प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं होगी, प्लानिंग हम सारे कर रहे थे। 11th में रिजल्ट आया, रब रब करके पास हुए हैं, तो 12th में क्या कर लिया, वहीं बैठे हुए हैं। जो तब पढ़ रहे थे वही अब पढ़ रहे हैं, तब नहीं पढ़ तब नहीं, अब भी नहीं पढ़ रहे। प्लानिंग तो की थी फर्स्ट डे में, नहीं अब बस पास हो गए ना, बाबा जी आज पास कर दो, कल तो शुरू सर तो बाद में रहे, पहले मैंने शुरू कर देना है, सर ने खत्म भी कर दिया, हमारा शुरू ही हुआ अभी तक। ऐसे हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लानिंग करने से, साथ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नवनीत को ये बात समझ आई है, बाकी बात सही आया नवनीत के, सही बात है सर, मैंने भी यही सोचा था। ऐसे ही नवनीत कहा ना अपने मन में, हाँ बात तो सही है, ये मैंने भी कहा था बाबा जी पास करवा दे, अगली बार ये पक्का पढ़ूंगी। ये कहते कहते सारी स्कूल लाइफ निकल गई, इस बार पास करवा दो, अगली बार पढ़ूंगी, इस बार पास करवा दो, ऐसे होगा आपके साथ। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। मार्केटिंग इन मॉडर्न सेंस क्या है, जो आपको मीनिंग लिखवाया गया है मार्केटिंग का, और मॉडर्न सेंस में लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कौन सा है वो? सोसाइटल मार्केटिंग। मॉडर्न सेंस में आजकल मार्केटिंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, सेलिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, आजकल सोसाइटल मार्केटिंग, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। हमने मीनिंग भी यही लिखा होगा, इट इज सोशल प्रोसेस इन विच द कस्टमर्स नीड्स आर सैटिस्फाइड विद दिस, वही है उसका मीनिंग, कुछ अलग नहीं है, ठीक। एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। 4 फंक्शंस कोई लिख दीजिए, मेरे ख्याल से हमने 12-15 तो कर ही लिया, इतने को है ना हमारे पास फंक्शन, सिर्फ 4 पूछिए उसमें। आप देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद, 33rd नंबर है, 6 मार्क्स का है, 4 पूछे हैं उसने, इट मीन्स कि 1 मार्क ईच फॉर 1 फंक्शन, 2 मार्क्स का मीनिंग, जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हम, 1 लाइन में लिख के आ जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछा उसने। बताइए क्या करोगे, मार्केटिंग के फंक्शंस बता दीजिए, बस नेम ले दीजिए, अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए टॉपिक्स बन जाने पूरे पूरे, एक नेम कोई भी। ब्रांडिंग, गैदरिंग या एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, और कोई? यस, प्रमोशन, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? उसमें ब्रांडिंग बोला ना, मेरे को लगा सारे आंसर आ जाने बाहर, आपने उससे रिलेटेड कोई आंसर नहीं दिया। पैकेजिंग, यस, वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मार्केट प्लानिंग, लेबलिंग, कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस जिसे कहते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस लिखा है शायद, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, और प्राइसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल। 4 पी ले लीजिए, वो तो ले लीजिए। प्रोडक्ट के बारे में तो लेबलिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग की सारी बात हो गई, ब्रांडिंग की बात होगी ना। पी एक प्राइसिंग ले लीजिए, एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, प्रमोशन ले लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करना आपको पता ही है, बहुत कुछ है आपके पास। देन है इसी का ही और पार्ट, डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पॉइंट टू दी हो गया। फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। The philosophy of thinking that guides the marketing efforts of an organization. लिख लो कहीं, सोचने की टाइम नहीं है। The philosophy or thinking that guides the marketing efforts of an organization. That is known as marketing management philosophies. Guides the Marketing efforts of an organization. कि how to do the marketing. ये मीनिंग है, किसी की नहीं, कॉमन ही अपनी भी होगी, जो किसी की नहीं है वो हमारी।
Marketing efforts of an organization is known as marketing management philosophy. 2 marks. Yes. लाइन एक का तो ऐड कर लेना उसमें 2 है ना, क्योंकि 4 मार्क्स में तो उसने वो पूछी हैं 4 डिफरेंसेस, तो 2 की बनती है फिर। मीनिंग differences of between that production concept and product concept. Meaning production concept में अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे जो है वो जोर देते हैं ना, कि मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन है ना, इसमें ये होता है। मीनिंग में प्रोडक्ट कंसेप्ट में होता है कि क्वालिटी के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करना है ना, इसका मीनिंग ये है। देन मेन फोकस उधर क्वांटिटी पे है फोकस, क्वांटिटी पे है। क्वांटिटी पे क्यों है? क्योंकि तभी तो अफोर्डेबिलिटी होगी, है ना। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज स्केल पे करेंगे, उतना कम कॉस्ट पड़ेगी, तभी तो अफोर्डेबल कस्टमर के लिए होगा, और वहाँ पे क्वालिटी पे फोकस है मेन। देन है पॉइंट मीन्स अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। उधर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स जो मीन्स है आपका, मीन्स डजंट मीन मीनिंग। मीन्स कैसे हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं, दैट इज मीन्स। मीन्स मीन अ वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, है ना। एंड मीन्स ऑब्जेक्टिव्स। वहाँ पे ये मतलब मीन्स लिखा हो तो मीनिंग लिख के आ जाओ, मीनिंग पे ये मीनिंग लिखा होगा। मीन मीन्स द वेज बाय विच वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव, एंड एंड्स आर द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो मीन्स में प्रोडक्शन कंसेप्ट में है अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कंसेप्ट में है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, वो हमारा मीन्स है कि थ्रू दिस वी अचीव द टारगेट। एंड लास्ट इज एंड्स। एंड्स क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोनों में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बट उसमें है थ्रू प्रोडक्शन, थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में थ्रू क्वालिटी। बात देखो, अगर आपको मीनिंग आता है ना इसका, तो तीनों के पॉइंट जो है वो रिपीट हो रही है, उसी में से निकल रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक। मीन्स में क्या लिखना है हमने? हाउ द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। हाउ द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इन केस ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल एंड अवेलेबल, और प्रोडक्ट में बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। और एंड्स क्या है? एंड्स दोनों में क्या, पांचों में ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जो वे है वो अलग अलग है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में एंड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मींस मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, और वहां पे है थ्रू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक। एंड इसमें लास्ट क्वेश्चन पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा फटाफट? इसका भी पहले केस पढ़ देना, पढ़ दो बेटा। Which importance of organizing has been highlighted in above case? How would a company adapt to changes with the help of organizing? Ashima Colors is a profit-making color producing company. Company deals in making different types of colors used in paintings. Organization have always been systematic in its approach, and due to good organizing, it has observed a continuous increase in its revenue. Workers are given their respective jobs clearly, which leads to gaining of experience since they do their respective jobs on regular basis, leading to high productivity. Working relationships are clearly defined and everyone knows to whom he is accountable. When managers delegate work to their subordinate, they set themselves free from routine job, and this leads to great amount of learning for subordinates in the practical situations. Yes. उसमें पूछा गया है which importance of organizing has been highlighted in the above case. Various importances are there actually, काफ़ी हैं यहाँ पे importances जो करी गई हैं, and उसने कहा तो नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे by quoting the lines from paragraph, तभी चलेगा। पता नहीं तो हम तो सारी डिस्कस करके आ जाएंगे वहाँ पे, है ना। यस, मेगा बड़ी मॉडल। हाँ, आंसर ही which point? Workers are given their respective jobs clearly, which leads to gaining of experience. First line, okay. Workers are given their respective jobs clearly, which leads to gaining experience since they do their respective jobs on a regular basis due to high. कौन सा पॉइंट है ये? Effective administration हो सकता है। Providing clear description of jobs. Regular basis leading to high productivity. Effective administration ये पॉइंट है, इसमें है। ओके, ये भी हो सकता है। स्पेशलाइजेशन का पॉइंट बनता है यहाँ पे। रिपोर्टिंग रिलेशन नीचे था एक पॉइंट। रोल प्ले नीचे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, नीचे वाला पॉइंट जिस पर अकाउंटेबल वाली बात। एवरीवन नोज टू whom he is accountable, रोल क्लैरिटी नहीं वहाँ आना चाहिए।
Establishing working relationship. रोल क्लैरिटी वो point है. पॉइंट है, रोल क्लैरिटी बनता है, मतलब वही पॉइंट बन जाता है ना? ठीक है, जो आप बता रहे हो पॉइंट आपने कौन सा बताया? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है आपका पॉइंट भी। अदरवाइज जहाँ उसने लिखा है ना, दे सेकंड लाइन में, दे डू देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स ऑन अ रेगुलर बेसिस लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी, जॉब्स ऑन रेगुलर बेसिस, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक ही पर्सन जो बार बार काम कर रहा है ना? आपका भी गलत नहीं, ठीक। और के पॉइंट, रोल क्लैरिटी आपका यहाँ से हो गया, एवरीवन नोज हाउ टू हुम ही इज अकाउंटेबल, Delegation of डेलीगेशन ऑफ work. वर्क। एक ये पॉइंट है आपका, यहाँ से लिखे ना, मैनेजर्स डेलीगेट वर्क टू देयर सबऑर्डिनेट्स, दे सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम रूटीन जॉब्स एंड दिस लीड्स टू ग्रेट अमाउंट ऑफ लर्निंग फॉर द सबऑर्डिनेट्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, डेवलपमेंट ऑफ Personnel. पर्सनल।